अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज एक हफ्ते में इमरान खान को तीसरे केस में सजा हो गई है। ये केस आपको पता है कि इद्दत में निकाह से मुताल्लिक था कि और फिर गैर शरई करार दे दिया गया इस निकाह को। अब मामला कुछ यूं है कि 26 घंटे में ये ट्रायल पूरा किया गया। कल के रोज पूरे 14 घंटे इस केस की समाअत होती रही। अगर परसों की बात करें तो 12 घंटे इस मामले पर जज साहब समाअत करते रहे। वो गवाहान पेश किए गए, उन पर जिरा भी हुई। एक मामला जो उसके अंदर हुआ, आज खैर जो फैसला आया वो आपको पता ही है कि 7-7 साल कैद है इमरान खान और बुशरा बीबी को, और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी है। 342 का बयान इमरान खान साहब का कल जब अदालत के अंदर कार्रवाई जारी थी तो वहां पर उन्होंने कहा कि ऑप्शनल होता है कि उन्होंने कहा कि मैं एक गवाह पेश करना चाहता हूं। अब गवाह पेश करने का मकसद ये था कि वो गवाह बताएगा कि इद्दत की जो मुद्दत है 3 माहवारियां जो होती हैं वो पूरी की गई है। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, वो नहीं हो सकता। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा बताएं, सलमान अकरम राजा साहब थे उस वक्त, क्योंकि इमरान खान के वो वकील थे, तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा आप नाम बताइए। उन्होंने कहा नाम मैंने अगर बता दिया तो वो कहीं उठा ही ना लिए जाएं। वो जो गवाह है जिसने ये बताना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि इद्दत पूरी किए बगैर निकाह किया गया। तो इमरान खान साहब पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा कि बल्कि ये भी हो सकता है कि उठा भी लिया जाए और वो गवाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दे। खैर, जो रिपोर्ट हुआ कमरा अदालत से वो ये हुआ कि इतनी लंबी समाअत के बाद जज साहब खुद वहाँ पर बड़े थके थके से नजर आए। वो जमाइयाँ भी लेते रहे, और लेकिन उसके बावजूद एज एक्सपेक्टेड आज फैसला सुना दिया गया। ये बताया गया, वो एक शॉर्ट 2 सफ़ों का एक ऑर्डर है, लेकिन वो 50 सफ़ों का फैसला है। वो जज साहब ने दिया नहीं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को भी नहीं मिला। 50 सफ़े का फैसला भी आपने सुना कि गौर खान साहब कह रहे थे कि उस पर जज साहब ने अभी तक दस्तखत भी नहीं किए हैं। इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे कि ये तीसरी सज़ा पे सज़ा जो दे दी गई, इसका सियासी पहलू क्या है, इसका कानूनी पहलू क्या है। कानूनी पहलू एक ये है कि इस तरह के मामला था, ये फैमिली कोर्ट ने देखना था। ये यहाँ पर सीनियर सिविल जज साहब जो थे उन्होंने एक इंतहाई तेज़ी के साथ ये ट्रायल पूरा किया और सज़ा सुना दी। उस्मान रियाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बुशरा बीबी के वकील थे इस केस के अंदर। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने वक्त दिया। अब ये यूँ महसूस हुआ कि यहाँ पे एक तो फैमिली कोर्ट ने सुनना था, इस तरह के केसेस वही सुनते हैं, और यहाँ पे ये पहली दफ़ा ही मैंने तो तारीख में देखा है कि एक सिविल कोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट ने कि सज़ा सुना दी कि जनाब निकाह किसी का गैर शरई करार दे दिया। दूसरा एक उसूल जो कि यूं लगा कि उल्टा कर दिया गया, वो ये कि बारे सबूत तो होना चाहिए था। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने साबित करना था, वो यहां पे पूछते रहे कि आप साबित करें, और फिर गवाह पेश करने की भी इजाजत नहीं दी गई। गिल साहब, उस्मान गिल साहब, आवाज आ रही है आपको? लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, खैर, मैं वही बात जो मैं कर रहा था कि फैमिली कोर्ट्स इस तरह के फैसले करती हैं। अब यहां पर एक अजीब मज़हक़ा कैसी सूरत हाल बनेगी। इमरान खान के वकला कहते हैं कि वो चैलेंज करेंगे इसको। हाई कोर्ट के अंदर बड़ा वीक फैसला है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यूं किया गया है, और खुद ही इंटरप्रिटेशन, एक नई इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाए फ़िक़ा की गई है। मैं एक चीज़ आपको सुनवाना चाहता हूँ। इस केस के अंदर जो गवाह थे मुफ्ती सईद साहब, उन्हीं का एक अपना बयान है कुछ अर्सा पहले का, जरा वो देख लीजिए वो क्या कह रहे थे। आपको कुछ सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। औरत का कह देना काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर माना नहीं गया। उसी तरह से खाबर मानिका साहब जो 2018 में एक इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि बुशरा बीबी से ज़्यादा पाकबाज खातून कोई नहीं, इमरान खान का हमारे घर से रूहानी ताल्लुक है, और ये बात उन्होंने हलफन कही, कसमें खाकर कही। वो आपको सुनवाएंगे आगे। उस्मान रियाज गिल साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था शायद आपने सुना नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, और दैट वाज कि यहाँ पर यूँ लगा कि उसूल उल्टा दिया गया है। ये बारे सबूत तो होना चाहिए था इस्तगासा के ऊपर, यहाँ पर मांग लिया गया है मुलजिमों से, और उनको अब खैर मुजरिम भी डिक्लेयर कर दिया गया। जी बिल्कुल, कानून की मंशा तो यही है कि जब इस्तगासा कोई इल्जाम आयद करता है तो उसका बारे सबूत भी इस्तगासा पे होता है, और इस्तगासा ने साबित करना होता है कि कोई जुर्म सरजद हुआ है या नहीं। लेकिन इस केस में बारे सबूत, आज जज साहब ने भी फैसला सादर करते हुए, फैसला सुनाते हुए यही इरशाद किया कि चूंकि आप बारे सबूत अपना डिस्चार्ज नहीं कर सके, आप नहीं बता सके कि आप पे जो इल्जाम लगा है वो झूठा है, तो इस वजह से ये फैसले की बुनियाद है कि सजा आपको दी जा रही है।
सही। अच्छा, एक मिनट सिर्फ साथ रहिएगा उस्मान साहब, मैं नाजरीन को वो सुनवाना चाह रहा हूँ याद दहानी के लिए। खावर मानेका साहब ने जो 2018 के अंदर एक इंटरव्यू दिया था, उनका बयान था, वो गालिबन कोर्ट के अंदर भी प्रेजेंट किया गया, वहां पे अदालत, भरी अदालत के अंदर चलाया भी गया। एक दफा नाजरीन को भी दिखा देते हैं दोबारा, चलाइए प्रोड्यूसर। ये बयान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के और तमाम मखलूक के सामने उन्होंने टीवी के ऊपर ये बयान दिया था उस्मान गिल साहब। वैसे यहाँ पे अदालत ने, मुझे नहीं पता आपने ये नुक्ता उठाया कि नहीं उठाया, इनको काजिब डिक्लेयर करना चाहिए कि एक बयान पहले अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हल्फन कह रहे हैं और उसके बाद एक और बयान उनका सामने आ गया। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप ये खावर मानेका साहब का बयान ध्यान से सुने और नाजरीन जिन्होंने देखा है वो भी ध्यान से सुने, तो उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, मेरी साबका अहलिया। तो इससे ये बात अखज की जा सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खावर मानेका साहब का बयान उस वक्त का है 2018 मार्च का, जब बुशरा बीबी अपनी इद्दत पूरी करके अपने घर से जा चुकी थी। उनका इमरान खान साहब से निकाह हो चुका था, इमरान खान के मुकदमे आ चुकी थी। उसके बाद ये बयान उन्होंने दिया, इसी वजह से उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरी साबका अहलिया बुशरा बीबी। बिल्कुल। अच्छा, उस्मान साहब ये बताइएगा कि सुना है कि जज साहब भी काफी थके हुए थे। इतनी लंबी मतलब 6-7 साल, आज से काफी अरसा पहले मैंने भी रिपोर्टिंग की हुई है, मैंने कभी देखी नहीं है कि इतनी लंबी समाअत 14 घंटे एक ही केस के ऊपर फिक्सेटेड यूं चल रही हो। और सुनने में आ रहा था कि जो रिपोर्ट किया वहां से हमारे जो कॉलीग्स वहां पे मौजूद थे कि जज साहब भी वहां पे जमाइयां ले रहे थे, वो भी थके ही हुए थे, लेकिन जल्दी उनको फिर भी थी थकन के बावजूद कि उन्होंने ये फैसला महफूज कर लिया। कल सर, गुजारिश ये है कि देखें, हमने रात को अदालतें लगती देखी हैं, लेकिन वो लगती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। इन एनी इमरजेंसी, कोई अर्जेंसी हो, जहां पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, पब्लिक वेलफेयर का हो, कुछ ऐसा पब्लिक का इशू हो जो जिसकी रिड्रेसल इमरजेंसी बेसिस पे होनी हो। अदरवाइज इस तरह के केसेस मामूल में चलते हैं अदालतों में, रोज सैकड़ों हजारों केसेस फिक्स होते हैं जिनकी मामूल के मुताबिक जो है ना वो समाअत होती है। तो ये तो हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं बतौर वकील और बतौर एक कानूनदान के, इस तरह के मैटर्स में जिनमें के प्राइवेट मुल्जमान हो और उनकी समाअत जो है वो इस तरीके से की जाए। गैर मामूली तौर पे डील किया गया इस केस को। साइफर केस था, साइफर केस में भी इत्तेफाक से मैं डिफेंस टीम का मेंबर था। तोशाखाना केस था, तोशाखाना केस में भी इत्तेफाक से मैं जो डिफेंस टीम थी उसका मेंबर था। इस केस में मैं बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट कर रहा था, डिफेंड कर रहा था उनको एज ए लॉयर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उस्मान रियाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो अदालत में जब ये कार्रवाई चल रही थी, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का 2002 का एक फैसला, वो जिसका मैं कल भी जिक्र कर रहा था, वो भी पेश किया गया और उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है उसूल कि इद्दत की मुद्दत 39 दिन होगी। अलबत्ता इस केस के अंदर जो फैसला दिया गया उसमें जज साहब ने कहा कि उस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इद्दती का मामला था। एनीवेज यहां पे जज साहब ने इस उसूल को भी नजरअंदाज किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और होते आए हैं इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर, इद्दत वाले मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें नजर आई। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। हुमायूं महमद साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, या क्या जमात क्या सोच रही है और उनको क्या नजर आ रहा है, क्यों ये धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं और आगे भी मजीद आने की उम्मीद है। पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहला केस हमने देखा है कि मियाँ बीवी कह रहे हैं कि हमारा निकाह बिल्कुल ठीक है, और फिर अगेन अदालत के अंदर जो बताया गया एक फ़िक़ही उसूल, जो तयशुदा उसूल है कि खातून बताएगी कि उसकी इद्दत की मुद्दत पूरी हुई है या नहीं, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, लेकिन अदालत ने उसके बावजूद कह दिया कि ये फ्रॉडुलेंट मैरिज है। हमारे साथ हुमायूं महमद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सर ये फरमाइएगा कि ये जो आज फैसला आया और हफ्ते के अंदर तीसरा फैसला आ गया, और उम्मीद कहा जा रहा है कि आगे मजीद भी सजाएं हो सकती हैं और केसेस के अंदर, वो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है और फिर 9 मई के केसेस भी हैं। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर आपके जो सबसे बड़े जो लीडर हैं, जो बानी है पार्टी के, अगर उनके साथ ये मामला है तो फिर बाकी पार्टी के साथ तो फिर अब देख ही लिया जाए, खुद ही समझ लिया जाए कि क्या हो सकता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैसेज ये दिया जा रहा है कि इस मुल्क में ना आइन है, ना शरीयत है, ना कुछ और है। यहाँ पे बदमाशी है, यहाँ पे जुल्म है, यहाँ पे जो आप समझते हो वो नाम देना चाहते हो वो नाम दे दो। इससे बड़ी जो आप कह रहे थे ना कि वो जज थके हुए थे, मुझे तो ऐसे लगता है पूरी अदालत थकी हुई है। जब आप इस किस्म के फैसले करना शुरू कर दो, मैं इसका एक सवाल उठाता हूँ, मैं उस अदालत से पूछता हूँ, मैं उस जज से पूछता हूँ, मुझे बताएं कि क्या गारंटी है कि वो शख्स जो 10 साल बाद उठेगा और किसी अपनी बीवी को जाके एक शख्स उठेगा और आपके इस फैसले को सामने रखते हुए अपनी एक बीवी को कहेगा कि तुम्हारा निकाह, तुम्हारा ये जो दूसरी शादी हुई है, ये निकाह गैर शरियन है क्योंकि मैंने तुम्हें इतने दिन पहले वो निकाह दिया, तुमने उतने शादी के ये कर लिया था। इसमें आप बात बताओ, आप किस तरफ लेकर जाओगे? आपने मुआशरा किस तरफ लेकर चले गए? इससे ज़्यादा और सबसे बड़ी बात ये, मुझे समझ नहीं आती, मैं ये जो लोग हैं जैसे इवन मानिका साहब हैं, जैसे वो जो क्या नाम है, ओन चौधरी है, जैसे वो इन जैसे लोगों से हमारा मुल्क भरा हुआ है। इन लोगों ने इस मुल्क को बदनाम किया हुआ है, इन्होंने इस मुल्क का नाम का सत्यानाश किया हुआ है अपनी चंद उस चीज़ के लिए। ये दुनिया जहाँ के झूठ बोलते हैं, ये हर किस्म के गलत काम करते हैं। इनको अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, ये ऑन एयर हूँ, वरना मैं इनको जितने आप सख्त लफ्ज़ मेरे मुंह में आ सकते हैं वो मैं लेना चाहता हूँ इस वक्त। बंदे की ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद हों, चाहे वो खबर मानिका हों, चाहे वो मुफ्ती सईद हों, और उनसे वो बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न लेके फिर जाए। अदालत को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए था कि ये उस वक्त हलफन बात कर रहे थे, एक उनमें से मुफ्ती और दूसरे एक खातून के साबिक शौहर, और उसके मुकर गए, तो इन पे सबसे पहले हद कज़फ लगनी चाहिए। इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। छोड़ दे, देखिए इसको छोड़ दे। अभी आप अपने बता रहे थे कि सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं, ये शरीयत की बात है, ये इस्लाम की बात है। इस्लाम निकाह, देखिए निकाह इस्लाम में है, ठीक है। इस्लाम निकाह है कि औरत की गवाही होती है। औरत की गवाही क्यों होती है? औरत की गवाही इसलिए होती है कि मेडिकली उसने वाई 90 डेज, ये क्यों 3 महीने का रखा हुआ है? उसकी वजह ये है, उसको एक चीज कहते हैं जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। वो 3 आने होते हैं। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल उसके वो है, वो तकरीबन 24 दिन से लेके 30-35 दिन तक जा सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त आपने तलाक दी है उसके बाद से इट कुड बी द वेरी नेक्स्ट डे द फर्स्ट स्टार्ट्स एंड मे बी 23 डेज में हो जाए, तो आपको 43 डेज 46 डेज या बाज़ दफा जैसे सुप्रीम कोर्ट, और वो भी औरत को सबसे बेहतर पता है वो, और उसमें फिक़ही उसूल तय है उसके अंदर। बहरहाल उसको नजरअंदाज किया गया। अब अदालतें बताएंगी कि माहवारी के अयाम औरतों के क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर करना है। देखिए, ये इशू एक इमरान खान और फर्स्ट लेडी का नहीं है, ये इशू हर उस औरत का है जिसको वो शख्स मैनिपुलेट करेगा, जो खबर मानिका की तरह इंसान होगा। वो खड़ा होके 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद खड़ा होके कहेगा कि तुम्हारा निकाह हुआ है, और कोई लॉयर या कोई बंदा उस पैसों की खातिर वो जाके उसका केस लड़ेगा, और कोई जज इस जज की तरह उस किस्म का घटिया फैसला करेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज टोटली, ना तो ये इस्लाम के लिहाज से, ना तो ये किसी गलत उसूल तय हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें कोई प्रेसिडेंट स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ की औरतें पहले पिसी हुई हैं, आपने एक और घटिया हथियार पकड़ा दिया, वो उस घटिया हथियार के साथ और ज्यादा घटिया हरकतें करेगा और हम जैसे मर्दों को वो बदनाम करेगा। इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेती तो कब लेगी? कि जब सारी जो औरतें मार दोगे तो उसके बाद लेगी। इससे ज्यादा इस मुआशरे में तो मेरे लिहाज से रहना भी जुर्म हो गया है। इस किस्म के मुल्क के अंदर रहना भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल हो गया, कि जहां पे ना उसूल है, ना आपको घर की चारदारी, अब तो घर के अंदर भी जाके आप लोगों की चादरें उतार रहे हो। अब तो आप लोगों ने, हमने देख लिया, वहां पे एक खातून है, 70 साल की खातून है, उसका गिरेबान तक आप लोगों ने चाक कर दिया है, और वहां पे जाके एक डीपीओ कहता है कि जी हम लोगों ने वहां पे पता नहीं, हमें ये आया था कि अंदर कोई चोर है या कोई फलाना है या कुछ है, इस किस्म की इश्तिहारी हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं सर उसमें एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक ये अफवाह गर्म रही और बहुत सारे हमारे
मेरे सीनियर्स जय्यद सहाफ़ी ये कहते रहे कि जनाब बुशरा बीबी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी, और बुशरा बीबी ने खुद भी अभी जो रिसेंटली बताया कि वो एक डील की ऑफ़र, उस पर मैं अलहदा से आपसे सवाल पूछता हूँ। लेकिन ये बताएं कि फिर यूँ लग रहा है कि जैसे ये 2 केसेस में उनको सज़ा हो गई है, हो सकता है तीसरा केस जो वो अलकादर ट्रस्ट वाला है उसके अंदर भी उनको सज़ा अब यहाँ पे इमरान खान साहब को होगी, वहाँ पर उनका भी नाम है क्योंकि वो ट्रस्टी हैं वहाँ पे। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बात ना मानने की सज़ा बुशरा बीबी को भी मिली है कि आपको कहा था परे हो जाए इमरान खान से, अब नहीं हुई तो फिर भुगते। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुशरा बीबी को छोड़े, हर एक को सजा मिल रही है सिर्फ इस बात की कि उषा। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, ये आप इस बंदे को देखें ना, इमरान खान को देखें जरा, सलाम है उस बंदे पे। वो जेल में है, उसको नहीं पता कि बुशरा बीबी घर चली गई हैं। उसने रात को अपना कंबल उनके पास भिजवा दिया कि ठंड होगी, उनको ठंड लगेगी। यार, आफरीन है इस मर्द पे। आप लोग इस किस्म के बंदों को कर रहे हैं। यहाँ पे तो मर्द जो होते हैं वो तो जाके औरतों को पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, और यहाँ पे आप इस बंदे के लिए ये कर रहे हैं। आफरीन है इस मर्द पे, और आप इसके ऊपर अच्छा केस कौन सा किया? तोशाखाने का। तोशाखाना का केस आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 के खिलाफ है, जिसको दूसरे लफ्जों में डबल जेपरडी लॉ कहते होते हैं। हमारे मुल्क में लॉ है कहाँ? हमारे मुल्क में इस वक्त कानून है कहाँ? हमारे मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है? हमारे मुल्क में इस वक्त मतलब जंगल का कानून छोड़ो, यहाँ पे तो जो ये जेल मतलब वो तो सर अदालतें ही हैं उसको सेफ गार्ड करने वाली, और एब्सोल्युटली यूर राइट कि वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये डील वाले मामले के ऊपर मुझे बताइएगा, आज इमरान खान साहब ने भी जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने उसी डील का तज़किरा किया कि जो पहले बुशरा बीबी के साथ मंसूब होकर बताई जा रही थी कि ये 3 ऑफर्स उनको की गई। वो जो तीनों ऑफर्स हैं वो देख के वैसे बंदे को ये लगता है कि इनमें से एक भी इमरान खान साहब मानेंगे नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की, ये कोई प्रैंक कर रहा है या वाकई ये ऑफर हुई है इस तरह की मजाका खेज। मैं आपको बात बताता हूँ, अगर कोई लीडर होता, अगर नवाज शरीफ के अंदर लीडरपन का मतलब एक रत्ती बराबर भी अंसर होता तो वो पाकिस्तान आता, और जब ये सब कुछ हो रहा होता, ये केसेस हो रहे होते, वो कहता कि मैं इलेक्शन उस वक्त तक नहीं लड़ूंगा जब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उनका निशान वापस नहीं करोगे, जब तक इस किस्म के पॉलिटिकल कैदी मेरी वजह से, तुम जो किसी वजह से करोगे वो नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैं मजाक नहीं करता, वो एक्चुअली कहाँ होता है सर पाकिस्तान में? नहीं होता, नहीं है। इसलिए नहीं होता ना कि यहाँ पे लोग लीडर नहीं है, यहाँ पे लोग हैं। लीडर बनने के लिए आपको जात से बाहर निकलना पड़ता है, आपको बड़ा काम करना पड़ता है। रही बात डील की, इनका ख्याल है, देखिए डील वो करता है जो कमजोर होता है। इमरान खान को पता है पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है, वो डील क्यों करे? डील तो वो करके बाहर भाग जाएगा जिसको मैं तो डील की टर्म्स की बात कर रहा था, मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आई। एक होता है कि थोड़ी सी कोई ऐसी डील होती है कि जिसमें कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ समझ आती है कि यार ये चलें, कुछ हो सकता है कि एंटाइसिंग है अगले के लिए। ये डील तो नहीं, तो धमकियां नजर आई हैं। देखो ना, बात ही हो जाती है कि धमकियां ही हो रही है ना। आपका क्या ख्याल है, ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके पहले बंदों को गायब किया, फिर उनके बाद उनके पेपर्स ले लिए, फिर उनके बाद उनके प्रपोजल सेकेंडर्स ले लिए, जब वो भी नहीं हुए तो फिर उनके निशान छीन लिया, जब वो भी नहीं हो रहा तो आप इन हटकटों पे आ गए, ये भी नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल वो चल रहा है। और अभी भी खैर बहुत सारे जो उम्मीदवारान हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, ताल्लुक पाकिस्तान के हिसाब से है, वो बाकायदा इसको आ जाएगा कि मतलब वो घरों से उठा लिए गए, किसी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर है। उम्मीद ही की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस सब मामले को देखे, क्योंकि पहले जब उन्होंने आरओज ब्यूरोक्रेसी से तैनात करने की एंडोर्समेंट की थी तो ये चीज़ उनके जहन में जाहिर सी बात है होनी थी। एनीवेज, बहुत शुक्रिया। हुमायूं मेहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब मौजूद होंगे। ये जो फैसला आया और इससे पहले जो 2 आए, इनका इलेक्टोरेट पे क्या असर आ रहा है, क्या असर कबूल करेंगे तहरीक इंसाफ के वोटर? लग तो नहीं रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उम्मीदवारान जिनको नामजद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या उन पर कोई असर जाएगा इन फैसलों का? मैसेज उधर तक कोई खौफ का जाएगा कि नहीं? एक ब्रेक के बाद हबीब अकरम साहब से पूछते हैं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आज जो फैसला आया इद्दत केस में वो आपने देखा ही होगा। मतलब अब अदालतें बताएंगी कि एक औरत के माहवारी के आयाम वो तय करेंगी, और साथ ही साथ फिर अदालतें बताएंगी, बल्कि फौजदारी अदालतें बताएंगी कि 2 लोग कह भी रहे हैं कि हमारा निकाह ठीक है, लेकिन वो उसको फ्रॉडुलेंट करार दे सकती हैं। आप आई नो कि आप वकील भी हैं, ऐसा तारीखी फैसला आपने पहले कभी देखा सर? देखिए, इस फैसले की जो बुनियाद है वो शरअ इस्लाम है, यानी इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद पर
इसका फैसला किया जा सकता है इस तरह के किसी भी मामले का। तो अगर हम इस्लामी फिक़्ह की तारीख उठाकर देखें तो आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा कोई फैसला नहीं है कि जिसमें इद्दत की मुद्दत पर एतराज लगाकर और वो भी शादी के इतने अरसे बाद किसी को सजा दी जा सके। हत्ता कि चलिए इद्दत का फर्ज किया, हम इस पर्टिकुलर केस में हम ये समझते हैं कि अगर इद्दत को यानी उसको उसकी मियाद पूरी नहीं हुई थी तो भी उस पर सजा दे देना, ये इस्लामी फिक़्ह में भी कुछ ऐसी बात है कि जिसके ऊपर बहुत सारी जो बहुत सारे उलमा हैं वो इस पे मुत्तफिक नहीं होंगे। और कानूनी तौर पर तो ये फैसला शायद चंद लम्हे भी किसी सुपीरियर कोर्ट में किसी कानूनदान की नज़र में, खासतौर पर हमारे जो इस तरह के जस्टिस साहिबान हैं उनकी नज़र में तो ये फैसला उनका तबहुर इल्मी ज़हन में रखते हुए मुझे तो लगता है कि ये फैसला शायद एक सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकता। बल्कि उसके साथ साथ मैं तो ये बड़े दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को के एहतराम को मलहूज रखते हुए कि ऐसी जो खास तौर पर मातहत अदलिया में जो जज साहिबान हैं उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। यानी ये केस ऐसा है कि इसको काबिल समात इसको समझा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि आप शादी की इतनी मुद्दत, निकाह पर इतनी मुद्दत गुजर चुकी है अकबर साहब, जो साहब के सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हबीब साहब, लेकिन एक तो वो सीनियर सिविल जज हैं, दूसरी बात आपको वाकई लगता है कि कोई ट्रेनिंग का मसला था और उनको अंदाजा नहीं है इस बात का? जी, मुझे ये सीरियस डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कानून तफहीम का मामला है ये। उसकी वजह यह है कि ये जो लोकस स्टैंडाई है, यानी मौकिफ पेश करने का, यानी इसका फरीक कौन हो सकता है, वो दूसरा शौहर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे शौहर, पहले शौहर ने ये बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि तलाक हुई है। यानी वो ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये खातून उसकी बीवी है, वो ये क्लेम कर रहा है कि तलाक तो हुई है लेकिन इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई। एक तो ये सवाल है, गोया तलाक का होना जेरे बहस नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का निकाह होना भी आपस में, इसके ऊपर भी कोई एतराज नहीं है। यानी ये निकाह भी हुआ है, उधर से तलाक भी हुई है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इद्दत की मुद्दत कितनी थी और कितनी पूरी हुई। अब इसमें जो इस्लामी फिक़्ह का जो तरीकाकार है वो ये है कि इसमें खातून से हल्फ लिया जाता है, और खातून से हल्फ ले लिया जाए और खातून कहे कि मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली उस मुद्दत को पूरा समझा जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी खास केस में, और बिलखुसूस ऐसे केस में जब वज़अ हमल ना हो और इस तरह यानी ये इसके कोई इम्कानात ना हो, तो उस सूरत में तो खालिसतन औरत का कहना ही तस्लीम किया जाता है और फिर उस पे सजा तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर सजा भी दी गई है और दो अफराद को दी गई है, यानी जो नया शौहर है उसको भी सजा दी गई है। हालांकि इद्दत का मामला है वो तो औरत ने तय करना था, या औरत के वरसा ने तय करना था, या उसके वली औलिया ने तय करना था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि किसी शख्स को पता ही नहीं है कि उसकी बीवी की इद्दत पूरी हुई है या नहीं, तो उसको आप कैसे सजा दे सकते हैं? तो लिहाजा ये पूरे का पूरा जो मुकदमा है ये बुनियादी तौर पर अदालत में मेंटेनेबल ही नहीं था, लेकिन बहरहाल जज साहब ने सोचा कि इसको मेंटेन किया जाए। ये जो बल्कि इद्दत के हवाले से कि औरत जो बताएगी कि मेरे इद्दत का जो मुद्दत है वो पूरी हुई कि नहीं हुई, इस पर बाकायदा जो फतवा है वो उन्हीं मुफ्ती साहब का है, उनमें से एक फतवा जो इस केस में उनके खिलाफ गवाह बन गए, और दूसरे उनके जो साबिक शौहर हैं उनको मेरा ख्याल है एंटी करप्शन में जाके पता चला कि इद्दत पूरी नहीं थी हुई। मुझे अब सर हबीब साहब मैं आपसे मैं थोड़ा अब पॉलिटिकल साइड पे आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, बिकॉज यू हैव कवर्ड पाकिस्तान लेंथ एंड ब्रेड्थ पे, आपने लोगों से जाके हर जगह पे आपने देखा है, पूछा है लोगों की राय कि वो वोट किसको करेंगे। एक जो हमारे दोस्त ये बताते हैं कि जनाब ये केस का जो फैसला आया है ये इस वजह से भी है कि जनाब ये देखें बदकिरदार, और ये साबित करने के लिए इसका इमरान खान साहब की शोहरत पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क पड़ेगा? आपने बहुत से लोगों से सवाल पूछे वहां पे जिनमें से कई ने पीटीआई का कहा होगा कि वो पीटीआई को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। उनकी सोच पर कोई फर्क पड़ेगा इन फैसलों का? ये जो ऊपर नीचे तवातुर के साथ 3 आए हैं, 2 शायद और आ जाए। देखिए, जिस अंदाज में ये फैसले हो रहे हैं उस अंदाज को देखते हुए तो पाकिस्तान के अंदर मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं या उसके बानी को समझते हैं कि वो एक ऐसे शख्स है जिनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए, तो उनकी सोच पे तो कोई फर्क मुझे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसका नुकसान जो है वो शायद किसी न किसी दर्जे में
पीडीएम की दीगर जमातों को होगा, जो साबका पीडीएम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमाए इस्लाम है। अब इन सारे और है, उसकी वजह यह है कि ये सारी जमातें एक ऐसी पोजीशन में खड़ी हुई हैं कि जहां पे ऐसा लगता है कि इमरान खान के ऊपर लगने वाला कोई भी इल्जाम या उन्हें मिलने वाली कोई भी सजा दरअसल इनके फायदे में जाएगी। तो ऐसी सूरत में जब एक तरफ मशकूक अंदाज में सजाएं हो रही हो और दूसरी तरफ एक ऐसा फरीक हो जिसको खुल खेलने की इजाजत भी हो और वो साथ ये भी समझे कि जनाब इन सारे मामलात से उसे ये भी समझा जा रहा हो कि इन सारे मामलात से उसे फायदा होगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसा शख्स जो ऐसे समझता है तो उसे तो फिर सियासत का इसका मतलब उसे कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकली स्पीकिंग ये सारी की सारी चीजें इस वक्त जो हो रही हैं उनसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट बैंक पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मैंने आपसे अलग एक सवाल पूछना है कि नून लीग, स्पेशली नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, उन्हें जरा भी एहसास है कि वो कर क्या रहे हैं, किस चीज के अंदर क्या मामला आप बना रहे हैं और क्या साथ दे रहे हैं, और हाइब्रिड प्लस प्लस निजाम के साथ क्या वो उन्होंने बैत कर ली हुई और वो अब खत्म नहीं होगी? वैसे अभी साहब मतलब उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम इसी तरह चलेंगे। वो हाइब्रिड निजाम कहते थे इमरान खान वाले को, वो हाइब्रिड प्लस प्लस में जाके उन्होंने जहन बना लिया कि बस ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए बाजवा साहब, हाइब्रिड होता है या नहीं होता है ये तो एक अलग बात है। हम तो इसको उसी दर्जे में और उसी तनाजुर में देखेंगे जो हमारे पास लिखा हुआ कानून और दस्तूर है। ये जो हाइब्रिड की बातें होती हैं हमेशा पसे पर्दा होती हैं, कोई निजाम किसी निजाम के अंदर कितनी कारफरमा होती हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन हमें जो बुनियाद है वो हमारा दस्तूर है। उस दस्तूर की रोशनी में देखें तो इन दो ये जमातें अगर इनको इक्तदार मिल भी जाता है तो जाहिर है कि जब उस दस्तूर की हमारी बुनियाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान होगा तो उसके नतीजे में अगर किसी को इक्तदार मिल भी जाए तो उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, खास तौर पर अगर वो ये जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं और पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उनको उनके हक में जब फैसले आएंगे। क्योंकि जितने भी सर्वेज हुए हैं, खा वो मैंने किए हैं, खा वो किसी दूसरी कंपनी ने किए हैं, गैलप का बड़ा मोतबर नाम है उसने भी किया है, उसने भी कम से कम लफ्जों में ये पंजाब की हद तक ये कहा है कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा जो ये हो सकता है कि 2018 का रिजल्ट रिपीट हो जाए। और 2018 का जब रिजल्ट रिपीट हो जाए कौमी असम्बली की सतह का, तो उसमें भी ये देखा गया यानी 2018 में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें जो थी वो कम थी। तो गोया सर्वे के नतीजे में तो जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपार्ट फ्रॉम पीटीआई वो तो हुकूमत में आती हुई नहीं लगती, बल्कि इतनी नशिस्तें भी हासिल करती हुई नहीं लगती कि सब जमा हो जाए। टू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट हबीब साहब, वो मैंने आपसे वोटर का पूछा, तहरीके इंसाफ के वोटर का। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो फैसले आ रहे हैं और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक मैसेज उन नामजद उम्मीदवारों को भी है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कितना असर कबूल करेंगे ये देख के कि भाईजान अगर आपके चेयरमैन के साथ ही हो सकता है तो आप तो चीज ही कोई नहीं। देखिए ये जो इस वक्त सूरत हाल पीटीआई के साबिक चेयरमैन के साथ हो रही है, क्या पहले तो ये सवाल है कि जब एक इलेक्शन के बाद फर्ज किया एक झूठी सच्ची सियासी हुकूमत बनती है तो क्या वो ये सारे काम कर सकेगी जो आज हमारी जो निगरान हुकूमतों की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है? तो ये एक सवालिया निशान है। देखिए बहुत सारे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो पहले से अपने कारोबार गंवा चुके हैं, वो पहले से मुश्किलात में हैं। बाज लोग जो मजबूत नजर आते हैं आखिरी मौके पर भी उन्हें उठाया जा रहा है। अब इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं तो तरह तरह के इल्जाम भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों पर लगाए जा रहे हैं। गोया वो सब कुछ भुगत चुके हैं, तो अगर उसके बाद कुछ मजीद भी भुगतना बाकी रह जाए तो मेरा ख्याल है कि उनके अंदर ये सकत होगी कि वो भुगत सके। लेकिन ये सवाल अपनी जगह अकबर बाजवा साहब अहम है कि क्या इलेक्शन के बाद पीडीएम 2 की अगर कोई हुकूमत बनती है तो क्या उसमें ये होगी कि वो ये सब कुछ कर सके? ये मेरा ख्याल है कि ये अभी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच हबीब साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह।